हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है ब्लॉगिंग मिस्टेक्स टू अवॉइड। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ब्लॉगिंग मिस्टेक्स आपको बताऊंगा जो आपको अवॉइड करने ही चाहिए, जिससे कि आपका जो ब्लॉगिंग करियर है वो स्मूथली चलता रहे। और गाइस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक भी प्रोवाइड करवा रहा हूं वेब होस्टिंग का, जिसके थ्रू आप जाके अगर वेब होस्टिंग परचेस करते हो तो आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट और अपने ब्लॉग के लिए आपको एक फ्री डोमेन भी मिलेगा। तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आगे भी मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं ब्लॉगिंग मिस्टेक्स के बारे में, जो कि हर ब्लॉगर करता है और वही ब्लॉगर आपको इन सब चीज़ों से बचा सकता है जिसने एक्चुअल में ब्लॉगिंग मिस्टेक्स की है, जो कि मैं हूँ। मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग मिस्टेक की है और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अपने ब्लॉगिंग मिस्टेक में सबसे पहले मिस्टेक की, जो कि मैं इस लिस्ट में ऐड भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो मिस्टेक है कि जब मैंने अपना पहला ब्लॉग स्टार्ट किया था ना, मैंने उससे पहले ब्लॉगिंग को सीखने की कोशिश नहीं की। ठीक है, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि कोई कोर्स खरीद लूँ या फिर किसी का वीडियो देख लूँ या फिर कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ लूँ ब्लॉगिंग के बारे में और उसके बाद मैं अपना ब्लॉगिंग करियर स्टार्ट करूँगा। नहीं, मैंने डायरेक्टली अपना वेब होस्टिंग और डोमेन परचेस किया और ब्लॉगिंग करना शुरू कर दिया, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और ये गलती तो डेफिनेटली आपको नहीं करना है। ये तो मैं आपको कहूंगा कि ये गलती अगर आपने कर दी तो आगे की गलतियों के बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे तो गलतियां होनी है और मेन गलती तो यही हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको कभी भी जो है अपना ब्लॉगिंग करियर स्टार्ट करने से पहले बिना सीखे आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहां पर बात करेंगे अगले 10 गलतियों की, जो कि इसके बाद भी आप कर सकते हो लेकिन करने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, अगर आप प्रॉपर्ली थोड़ा बहुत सीख लोगे तो ये जो अगली 10 गलतियां बताऊंगा उनमें से एक या दो गलती आप करोगे, 10 कहोगे 10 गलतियां आप नहीं करोगे, जो कि मैंने किया है। ठीक है, ये कोई अचीवमेंट नहीं है, हाँ, लेकिन गाइस ये एक ऐसी चीज थी जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ठीक है, मैंने ऐसा नहीं किया, इस वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है ना, मैंने सारी गलतियां कर करके सीखी है। ठीक है, तो अब सबसे पहली गलती की अगर हम बात करूं तो वो है कि आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है। जब आप अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हो तो प्रॉपर प्लानिंग की कमी रह जाती है, यानी कि आप ये कभी भी सोचते नहीं हो कि आपको कौन से नीश में इंटरेस्ट है, कौन से नीश में आप ज़्यादा कमाई कर सकते हो, कौन से नीश को लोग ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, कौन से नीश की डिमांड ज़्यादा है, कौन से नीश में कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, कौन से नीश में आप एग्जैक्टली लंबे टाइम तक काम कर सकते हो। ठीक है, और स्कोप किस में ज़्यादा है, ठीक है, किस में ज़्यादा प्रोडक्ट्स है, किस में ज़्यादा सर्विसेज है, जिससे कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कर पाओगे, स्पॉन्सरशिप आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बिना सोचे ही आप एक नीश सेलेक्ट कर लोगे और आपने सिंपली उस पर ब्लॉग लिखना शुरू कर दिया। या फिर कई सारे लोग तो ये भी सोचते हैं हर नीश पे काम करेंगे, है ना, तो वो तो सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आज आपने मान लो कि डिजिटल मार्केटिंग पे एक ब्लॉग लिख दिया, अगले दिन आप हेल्थ से रिलेटेड ब्लॉग लिख रहे हो, अगले दिन आप जिम और फिटनेस से रिलेटेड ब्लॉग लिख रहे हो, तो गाइज ये सबसे बड़ी गलती होती है कि हमारे प्लानिंग नहीं होती है हमारे नीश को लेकर। तो नीश को हमेशा प्लान करो कि कौन सा ऐसा नीश है जिसमें आपको इंटरेस्ट है और कम से कम आप 4 से 5 साल तो उसमें काम कर पाओगे। ठीक है, 4 से 5 साल आपके पास टॉपिक की कमी नहीं होगी, इतना तो आपको प्लान करना ही चाहिए। ठीक है, ये पहली गलती थी कि आप प्लान नहीं करते हो, तो मैंने प्लान नहीं किया था। ठीक है, और दूसरी जो गलती है कि एसईओ, हालांकि मुझे एसईओ के बारे में पता था, ठीक है, और कुछ हद तक मैंने एसईओ किया था, लेकिन मैं एसईओ पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं था। मैं सोच रहा था कि ओके ये टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक पे लिख देते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक लैंग्वेज, और मैं आर्टिकल्स लिखने में फोकस कर रहा था, मैं आर्टिकल्स लिख रहा था, लेकिन मैं प्रॉपर उसका एसईओ नहीं कर रहा था। मैं उसमें एलएसआई कीवर्ड्स नहीं ढूंढ रहा था, मैंने उसका अलग से कीवर्ड रिसर्च या बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया। मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, ये गाड़ी लॉन्च हुई है कल, ठीक है, इसके बारे में एक आर्टिकल लिख देता हूँ, क्योंकि अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, ये गाड़ी के बारे में लोग बातें कर रहे हैं, तो चलो इस पर एक आर्टिकल लिख देता हूँ, तो इस पर व्यूज़ आ जाएंगे। यस, नहीं आया व्यू, क्योंकि व्यूज़ क्यों नहीं आया, इसके बहुत सारे रीजन है। हालांकि एक रीजन ये भी है कि मैंने कीवर्ड रिसर्च नहीं किया। ठीक है, व्यूज़ नहीं आने के और भी बहुत सारे रीजन होते हैं। अगर मैं आपको वो सारे रीजन यहाँ पे बताने बैठूंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक तो नया नया ब्लॉग होता है, डोमेन अथॉरिटी नहीं होती। देखो, डोमेन अथॉरिटी होना बहुत बड़ी बात है और डोमेन अथॉरिटी एक दिन में 2 दिन में नहीं आता है। आप एकदम प्रॉपर काम करोगे ना, तब भी आपको एक दिन में 2 दिन में डोमेन अथॉरिटी मिलता है। डोमेन अथॉरिटी मिलता है टाइम के साथ, काम करते रहो करते रहो करते रहो, जितना लंबा जाएगा, जितना पुराना डोमेन होता जाएगा, उतनी आपकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ेगी और साथ में जितने ज्यादा बैकलिंक्स होंगे उससे बढ़ेगी। तो बैकलिंक्स भी एसईओ का फैक्टर है, बैकलिंक्स मैंने कभी बनाया ही नहीं है। मैं आज भी कहीं ना कहीं लोगों को कहता हूं कि
बैकलिंक्स अगर आप एक बार नहीं भी बनाओगे चलता है, लेकिन ऑन पेज एसईओ आपका एकदम प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपका ऑन पेज एसईओ एकदम प्रॉपर है, आर्टिकल्स आपके लंबे चौड़े, इंटरनल लिंकिंग अगर आप कर रहे हो, ये सब चीजें अगर आप करते हो, तो आपका ऑन पेज एसईओ बहुत ही कमाल का रहेगा। तो ऐसे में आप अगर बैकलिंक्स नहीं भी बनाओगे तब भी आप 18 महीने बाद तो आपका ब्लॉग चलना ही चलना है, क्योंकि ऑनलाइन वर्ल्ड में बात होती है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सभी जने ये बोलते हैं 18 महीने किसी भी ऑनलाइन बिजनेस या ब्लॉग को चलने के लिए 18 महीने का टाइम देना पड़ता है। अगर आप वो दोगे तो चल जाएगा, लेकिन इंटरनल लिंकिंग और मोबाइल फ्रेंडलीनेस, ये सारी चीजें होती है ऑनलाइन एसईओ की, वो आपको करनी चाहिए, जो कि एक गलती थी। हालांकि मैंने इसमें बहुत ज्यादा रफली काम नहीं किया था, मैंने थोड़ा बहुत एसईओ किया था, लेकिन हाँ अगर मैं थोड़ा सा और बेटर कर पाता अपने पहले ब्लॉग में तो मुझे सक्सेस वही मिल जाता। ठीक है, तो वो चीज है। और इसके बाद आता है क्वालिटी कंटेंट। गाइज, क्वालिटी कंटेंट की अगर हम बात करें तो इससे कोई बड़ी चीज है ही नहीं, है ना, कि अगर आप अच्छा खासा रिसर्च कर रहे हो कंटेंट के बारे में और लंबा कंटेंट है आपका, यूनिक कंटेंट है आपका, यूजर जो जानने के लिए आपके ब्लॉग पे आ रहा है, आप उसका आंसर उसको प्रोवाइड करवा रहे हो, ठीक है, तो इन सब चीजों को कहते हैं क्वालिटी कंटेंट। क्वालिटी कंटेंट का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि आपने अच्छे से सजा के लिख दिया, ठीक है, इसको क्वालिटी कंटेंट नहीं बोलते। क्वालिटी कंटेंट मतलब सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है, कम से कम, कुछ नहीं तो कम से कम आपका यूजर जो आपके वेबसाइट पर आपके ब्लॉग को पढ़ने आ रहा है, ठीक है, उसको उसके सवाल का जवाब मिल जाए। ठीक है, अगर इतना भी हो गया ना तो उसे हम क्वालिटी कंटेंट कह सकते हैं। इसके बाद जो है वो कंटेंट थोड़ा लंबा होना चाहिए, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में होने चाहिए, ठीक है, बीच में इमेजेस या फिर इन्फोग्राफिक्स वगैरह होना चाहिए, और कोशिश करना कि अगर एक वीडियो ऐड कर दोगे तो और भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को क्या है ना, पढ़ने से ज्यादा वीडियो देखने में इंटरेस्ट है और कुछ लोगों को वीडियो देखने से ज्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो सबके लिए आप एक सोर्स जो है आप यहाँ प्रोवाइड करा सकते हो। ठीक है, तो ये जो चीज होती है ये ध्यान, इसे क्वालिटी कंटेंट बोलते हैं कि आप अपना कंटेंट हो सके जितना अच्छा रखो, क्योंकि बोलते हैं कंटेंट इज किंग, कंटेंट ही किंग है। अगर आपका कंटेंट अच्छा रहेगा तो कभी ना कभी आपको सक्सेस मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके कंटेंट को छोड़ के बाकी सारी चीजें भी अच्छी होगी ना तो सक्सेस तो किस्मत पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो कभी ना कभी जरूर चलेगा। ठीक है, भले 5 साल लग गए, 10 साल लगे, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका चलेगा जरूर। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद आता है आपके ब्लॉग का डिजाइन। गाइज, डिजाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप डिजाइन पे फोकस करोगे तो गाइज ये मतलब मैं कहूंगा कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके इसी से सॉल्व हो जाएंगे अगर आप डिजाइन पे फोकस करते हो तो यहां पे आपके साइट का जो डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस है वो बहुत ही कमाल का होना चाहिए, क्योंकि जब कोई यूजर आपके साइट पे आता है, अगर उसको बहुत सारा कचरा मिला तो वो क्या करेगा, साइट से निकल जाएगा। बस सिंपल सी बात है, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इससे बुरी बात और कुछ नहीं हो सकती आपके साइट के लिए। इसमें 2 बुरी बातें, एक तो आपका वो यूजर कभी लौट के आपके पास नहीं आएगा, दूसरी बात आपका बाउंस रेट और बढ़ा के जाएगा। बाउंस रेट का मतलब ये होता है कि गूगल पे किसी ने कुछ सर्च किया, एक वेबसाइट को ओपन किया, अच्छा कंटेंट नहीं मिला, बैक कर लेता है। बैक करने को कहते हैं बाउंस। ठीक है, ऐसे अगर बहुत जल्दी जल्दी अगर बैक करने लग गए, मतलब आपके साइट पे आया, उसने देखा अरे यार ये कैसी साइट है, इसको बैक करते हैं, दूसरी साइट ओपन करेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, उसे कहते हैं पोगो स्टिकिंग। ये 2 चीजें होती है, एक होता है बाउंस रेट कि गूगल पे किसी ने कुछ सर्च किया और हमारे साइट पे आया, बैक करके उसे बंद कर दिया, उसे हम कह सकते हैं बाउंस रेट। मतलब बाउंस रेट कहते हैं कि हाँ कितने लोगों ने ऐसा किया, मतलब हमारे साइट पे आके 2 सेकंड भी नहीं रुका और चला गया। अगर हमारे साइट पे आके 1 मिनट या 2 मिनट रुका है, किसी और पेज पे जाता है, तो हमारे साइट के लिए बहुत अच्छा है, हमारे साइट पे ज्यादा देर तक लोग रहेंगे। ठीक है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। ऐसे में बाउंस रेट कम होती है। अगर साइट खराब होगी तो जल्दी निकल जाएंगे, तो ऐसे में बाउंस रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, और हमारे साइट से बैक करके अगर किसी और साइट पे चला गया, उसे हम कहते हैं पोगो स्टिकिंग। तो पोगो स्टिकिंग भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कूद कूद के जाने को हम पोगो स्टिकिंग कहते हैं, यानी पोगो स्टिक होता है, ठीक है, जिसपे हम कूद कूद के जाते रहते हैं। तो एक साइट छोड़ के दूसरे साइड, दूसरे साइड छोड़ के तीसरे साइड जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि हमारी साइट की रैंकिंग खराब होगी और सामने वाली जो साइट होगी उसकी रैंकिंग और उल्टा अच्छी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, वो साइट हमसे ऊपर आ जाएगी और हम उससे नीचे चले जाएंगे। तो ये जो चीज होता है, ये रैंक ब्रेन एल्गोरिथम में ये बात लिखी हुई है कि अगर आपकी कभी बाउंस रेट बढ़ जाता है, पोगो स्टिकिंग बढ़ जाती है, तो रैंक ब्रेन एल्गोरिथम के बेसिस पर आपकी साइट की रैंकिंग गिरा दी जाती है। तो आपको अपना यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रखना है, यानी कि आपके साइट का जो डिजाइन है वो सिंपल होना चाहिए। साइट पे जब कोई भी आता है, सारा नेविगेशन बहुत ही क्लियर होना चाहिए। जो भी ब्लॉग पोस्ट है आपने लिखे हैं उन सबके कैटेगरीज में डिवाइडर होने चाहिए, सारे कैटेगरीज उसके पास मेन्यू में अवेलेबल होना चाहिए या फिर राइट साइड बार में अवेलेबल होना चाहिए। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप कर लेते हो तो बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। और अगर आप इन सब चीजों को प्रॉपरली करना चाहते हो तो और इसके लिए आपको एक प्रॉपर थीम चाहिए।
तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जनरेट प्रेस का प्रीमियम थीम, जिसका डिस्काउंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आके आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरेट प्रेस एक बहुत ही कमाल की थीम है। और अगर आप एक अफिलिएट वेबसाइट बनाना चाहते हो तो अफिलिएट बूस्टर थीम और अफिलिएट बूस्टर प्लगइन ये आप ले सकते हैं। इसका भी डिस्काउंट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूं, डायरेक्टली जाके आप वहां से परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारा पोस्टिंग शेड्यूल। गाइज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका शेड्यूल सही नहीं रहा तो यहां पर भी दो मिस्टेक्स हो जाती है, एक यूजर पॉइंट ऑफ व्यू और एक गूगल सर्च इंजन पॉइंट ऑफ व्यू। हालांकि हम यहां पे गूगल की बात करते हैं तो डेफिनेटली हाँ गूगल निकल गया मुंह से, लेकिन सर्च इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप गलत जाओगे अगर आपका ब्लॉगिंग शेड्यूल अच्छा नहीं है तो। अब ब्लॉगिंग शेड्यूल का मतलब क्या होता है कि आप महीने में, हफ्ते में या दिन में कब पोस्ट करते हो। ठीक है, क्या आप महीने में एक बार पोस्ट करते हो, या फिर आप हफ्ते में एक बार पोस्ट करते हो, या फिर आप हफ्ते में 3 ब्लॉग पोस्ट करते हो, या फिर हफ्ते में अगर आप 30 ब्लॉग पोस्ट करते हो। इन सभी केसेस में जितना भी आप करते हो उतना आपको करते रहना है। समझ रहे हो? यानी कि अगर आप महीने में एक ब्लॉग लिखते हो, उसे पोस्ट करते हो, तो आपको हर महीने एक ब्लॉग पोस्ट तो करना ही करना है, और हो सके तो उसी डेट पे करना जो आपने पिछले महीने किया था। ठीक है, यानी कि अगर आप 1 जनवरी को अगर आप एक ब्लॉग पोस्ट डालते हो और आप महीने में एक ही ब्लॉग पोस्ट डालते हो, तो आपको 1 फरवरी को भी डालना है, 1 मार्च को भी, 1 अप्रैल को भी। तो इससे क्या होगा, दो बातें होंगी। एक तो सर्च इंजन को पता चलेगा कि अच्छा ये कंसिस्टेंट है, हर महीने के पहले डेट को ये बंदा ब्लॉग पोस्ट डालता है, चलो ठीक है, यानी कि इस पर भरोसा किया जा सकता है, हर महीने के पहले तारीख को एग्जैक्ट एक टाइम पे इसका ब्लॉग पोस्ट आएगा ही आएगा, है ना। पहले जब टीवी पे हम सीरियल्स देखते थे, शकलाका बूम बूम ये सब चीजें होते थे, एक फिक्स टाइम पे आता था, तो लोग क्या करते हैं, उस फिक्स टाइम पे टीवी चालू करके उस चैनल को ओपन करके बैठते हैं कि ओके अभी यहाँ पर शकलाका बूम बूम स्टार्ट होगा। ठीक है, पोकेमॉन, ड्रैगन बॉल्स ये सब आपने बचपन में अगर देखा होगा, तो अब हम उसके फिक्स टाइम पे टीवी को चालू करके उस पर्टिकुलर चैनल को ओपन करके बैठते ताकि वो सीरियल हम देख पाए। तो वैसे ही सर्च इंजन को पता चलेगा ओके ये बंदा जो है इस टाइम पे ब्लॉग पोस्ट डालता है, ठीक है, सर्च इंजन को पता है। अब यूजर को भी हम ये मैसेज पहुंचाते हैं कि हम हर महीने के पहले तारीख को ब्लॉग पोस्ट डालेंगे, तो यूजर भी ये उम्मीद रखता है कि हर महीने के पहले तारीख को एक बहुत ही अच्छा ब्लॉग हमें पढ़ने को मिलेगा, है ना। क्योंकि हमने कंटेंट की बात तो ऑलरेडी कर ली, क्वालिटी कंटेंट हम बनाने वाले हैं, और ऊपर से हम एक फिक्स डेट भी मेंशन कर रहे हैं कि इस डेट को हमारा ब्लॉग पोस्ट आएगा। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो। या फिर आप अगर आप वीकली डालते हो तो वीक में एक पर्टिकुलर डे, यानी कि मंडे ले लो, मंडे को शाम को 5 बजे आप एक ब्लॉग पोस्ट डालोगे, तो हर मंडे को आपको शाम को 5 बजे एक ब्लॉग पोस्ट डालना है। ठीक है, तो ये चीज आप फोकस कर सकते हो। तो इस तरीके से डेली बेसिस पे अगर डालते हो तो डेली बेसिस पे, हालांकि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, डेली बेसिस पे अगर आप एक ब्लॉग पोस्ट डालते हो तो बहुत मुश्किल काम होता है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको फिर लाइफ टाइम करना है, ऐसा नहीं कि आज हो गया और अगले दिन नहीं डाल रहे हो, परसों डाल रहे हो, किसी और टाइम पे डाल रहे हो, जब बन रहा तब डाल रहे हो। ये एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं होता है ना। तो इस चीज पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद आता है ऑडियंस एंगेजमेंट को इग्नोर करना। ये एक बहुत बड़ी गलती होती है कि आपके ऑडियंस आपके साथ एंगेज होने की कोशिश कर रहे हैं और आप उनको इग्नोर कर रहे हो, है ना। ये गलती एक अच्छे ब्लॉगर के लिए बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस होती है वो ऐसी ऑडियंस होती है जिनको हमसे कुछ उम्मीदें होती है ना। हमारे ब्लॉग को वो पढ़ रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हम उनसे कांटेक्ट करें, हम उनसे बात करें, क्योंकि इनमें अलग अलग टाइप की ऑडियंस होती है। एक ऑडियंस वो होती है जो हमसे इंप्रेस्ड है, जो हमारे फैंस है। ठीक है, अगर उन्होंने एक मैसेज हमको किया और हम उसका रिप्लाई अगर उनको नहीं देंगे तो क्या होगा, उनको लगेगा यार ये लोग तो हमें इग्नोर कर रहे हैं, ये बंदा जो ब्लॉग लिख रहा है ये हमें इग्नोर कर रहा है। तो अगले टाइम से वो भी हमें इग्नोर करना शुरू कर देंगे, है ना। कि हम हमेशा किसी को, अब जैसे एक दिन किसी ने अपन को हाय बोला, हम उसको उस दिन हाय नहीं बोलेंगे, चलता है। अगले दिन वापस जब हम वो हमें हाय कर रहा है, फिर भी हम उसे हाय नहीं बोलेंगे, तो तीसरे दिन वो बंदा अपन को हाय नहीं बोलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ब्लॉग में भी अगर एक बंदे ने अगर आपको एक बार कोई मैसेज किया, आप उसका रिप्लाई नहीं करोगे, अगले दिन फिर से वो कमेंट कर सकता है, फिर उसका अगर आप उसका रिप्लाई नहीं करोगे तो फिर से वो आपका ब्लॉग पढ़ने आएगा ही नहीं। वो ऐसी कोई जगह ढूंढेगा जहां पर उसे जवाब मिलता हो, है ना। तो आप इग्नोर मत करो अपने जो भी ऑडियंस है, भले ही 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 15, 20 हो, 100 हो, रिप्लाई करो। आपसे जितना हो सकता है उतना आप रिप्लाई करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100 कमेंट आए तो 100 के 100 आपको रिप्लाई करने हैं, कम से कम 50 तो करो, है ना। आधे तो करने की कोशिश करो। अगर 1000 आते हैं तो आप 100 तो करो, है ना। मैं मानता हूं कि एक बंदे के लिए इतना करना मुश्किल है, लेकिन 1000 कमेंट आपके आते हैं तो डेफिनेटली कमेंट का रिप्लाई करने के लिए आप एक एम्प्लॉय रखने वाले हो, ये मुझे पता है। ठीक है, तो वो एक अलग बात होती है। लेकिन हाँ, अगर आपके 100 कमेंट्स वगैरह आते हैं तो 50 का तो रिप्लाई करो आप। ठीक है, तो ये चीज करो और अगली बार किसी और 50 का रिप्लाई रैंडमली आप लोगों का रिप्लाई करो। और अगर उनको कोई इश्यूज आते हैं, ये अलग टाइप के ऑडियंस होते हैं जो कि
कुछ इश्यूज लेकर आते हैं आपके पास कि अगर उनको ब्लॉग पढ़ने के बाद कोई डाउट रह जाता है तो उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, पहले तो उन लोगों को एंटरटेन करो जो आपके ब्लॉग को पढ़ने के बाद आपको बोल रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया ब्लॉग था, आपकी कोई तारीफ करता है, तो सबसे पहले उसको उन लोगों को एंटरटेन करो क्योंकि वो आपके फैंस हैं। ठीक है, उनको सबसे पहले एंटरटेन करो और उसके बाद जो लोग डाउट्स लेकर आए उनको उसके बाद एंटरटेन करो। ठीक है, क्योंकि वो डाउट्स, जिस दिन उनका डाउट क्लियर हो जाएगा वो वापस नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो हो सकता है अगर आप उनका डाउट क्लियर करोगे तो हो सकता है कुछ 1-2 महीने और आपके साथ बने रहेंगे, लेकिन हाँ उनको दूसरे टाइम पे एंटरटेन करो। और उसके बाद तीसरे, जो लोग आपके ब्लॉग पे खराब कमेंट्स कर रहे हैं उनको क्या रिप्लाई देना ये आप सबसे लास्ट में देखो। अगर उनको इग्नोर कर भी दोगे तो चलेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो लोग आपके लिए अच्छा कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उनको सबसे पहले आपको वैल्यू प्रोवाइड करना चाहिए। अब इसके बाद आता है मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। गाइस देखो, आज के डेट में मैं चाहे कुछ भी बोलूं, मतलब मुझे सब कुछ बड़े स्क्रीन पे पसंद है, लैपटॉप पे यूज करना पसंद है। मैं ब्लॉग पढ़ता हूं तो लैपटॉप पर, तो ब्लॉग लिखता हूं तो लैपटॉप में लिखता हूं। ठीक है, सब कुछ लैपटॉप पे करता हूं। लेकिन रियलिटी है कि आज के डेट में सब जने मोबाइल लेकर घूम रहे हैं। उनको कोई भी जवाब चाहिए होता है वो यूट्यूब वीडियो नहीं देखेंगे, वो ब्लॉग पे सर्च, यूट्यूब गूगल पे सर्च करेंगे कि हाँ ये चीज़ क्या होती है। तो गूगल पे जब वो आएंगे तो उन्हें जो वेबसाइट आपकी ओपन होगी, यानी कि जो आपकी जो ब्लॉग ओपन होगा उसका मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि मोबाइल रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। आपकी साइट पे उसे जूम करके देखना ना पड़े, ये आपको ध्यान रखना होगा कि आप ऐसा थीम लो जो कि मोबाइल रेस्पॉन्सिव हो। और आज की डेट में ज़्यादातर थीम्स मोबाइल रेस्पॉन्सिव होते हैं। लेकिन अगर आप ब्लॉग थीम की बात करें तो जनरेट प्रेस, जो कि मैं आपको ऑलरेडी सजेस्ट कर चुका हूँ, और दूसरा एफिलिएट बूस्टर थीम और प्लगइन, जो कि ऑलरेडी मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। दोनों का जो डिस्काउंट लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहाँ से आके परचेस कर सकते हैं। ये जनरेट प्रेस को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा क्योंकि जब तक कि आप एक एफिलिएट वेबसाइट नहीं बना रहे हो तब तक आप जनरेट प्रेस थीम का यूज करो। और अगर आप अपने वेबसाइट के अंदर एफिलिएट प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करने वाले हो तो आपके लिए एफिलिएट बूस्टर ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि जनरेट प्रेस में आपको एडसेंस अप्रूवल जल्दी मिल जाता है। ठीक है, तो मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन का आपको ध्यान रखना है। अब आता है कि आप अपने एनालिटिक्स को ध्यान नहीं रख रहे हो। आपके ब्लॉग पे जो लोग आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कौन से लोकेशन से आ रहे हैं, कितनी देर तक रह रहे हैं, कितनी देर तक वो नहीं रह रहे, कब वो चले जाते हैं, इन सब चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करते रहना है कि आपका जो साइट पे जो लोग आ रहे हैं वो कितनी देर तक रुक रहे हैं, कौन से कीवर्ड से आ रहे हैं, कितनी देर तक रुक रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो कौन से कीवर्ड से आना, ये सब कुछ आपको ऑब्जर्व करना है। ट्रैफिक कितने बजे आता है, कितनी देर तक लोग रह रहे हैं, अगर लोग छोड़ के जा रहे हैं तो कितना स्क्रॉल करने के बाद छोड़ के जा रहे हैं। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है ताकि जो है आपको आगे जाके दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप अपने एनालिटिक्स पर प्रॉपर ध्यान दो। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो ये है कि आप अपने कंटेंट को प्रमोट नहीं कर रहे हो, आप अपने ब्लॉग को प्रमोट नहीं कर रहे हो। ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि अगर आपने एक अच्छा खासा ब्लॉग लिखा है लेकिन वो ब्लॉग लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक है, मान लो कि उस पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आ रहा है, वो ब्लॉग आपका रैंक नहीं हुआ, लेकिन आपको पता है कि अगर ये आर्टिकल जो है ये रैंक हो जाता तो आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिल सकता था। ठीक है, तो उस केस में आपको इस आर्टिकल को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, किसी भी तरीके से पहुंचाओ। आप चाहे पेड मेथड का यूज करो, आप फ्री मेथड का यूज करो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उसको प्रमोट करो, ठीक है, आप उसको शेयर करो, प्रमोट करो अच्छी तरीके से, लोगों तक उस आर्टिकल को पहुंचाओ। हो सकता है उस आर्टिकल को लोग बहुत देर तक पढ़े बैठकर और इस वजह से वो आर्टिकल बाद में गूगल पे रैंक हो जाए, फर्स्ट नंबर पे रैंक हो जाए, सेकंड नंबर पे रैंक हो जाए, कम से कम टॉप 10 में तो रैंक हो ही जाएगा। ठीक है, तो प्रमोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप प्रमोट नहीं करोगे तो आपके अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लोगों तक कभी पहुंचेंगे ही नहीं। ठीक है, आपको कोई पता ही नहीं चलेगा कि इसका कितना अच्छा रिजल्ट आ सकता था। तो इसलिए हो सके जितना अपने आर्टिकल को प्रमोट करो। पेड मेथड्स अगर नहीं यूज कर सकते हो तो फ्री मेथड यूज करो। कोरा जैसी जो वेबसाइट्स है वो बहुत अच्छा है फ्री मेथड्स के लिए। सिंपली वहां जाओ, उस आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस ढूंढो और उस क्वेश्चन का आंसर करो, और लास्ट में आप सजेस्ट करो उनको आपका आर्टिकल, लोग जाएंगे, पढ़ेंगे और उनको वैल्यू मिलेगा, वो लौट कर आएंगे आपके पास। ठीक है, तो आपको ये चीज जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद आता है कुछ मोनेटाइजेशन एथिक्स। हालांकि मैं इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं उस टॉपिक को कि मोनेटाइजेशन एथिक्स मतलब, मान लो कि अगर आपका जो आर्टिकल है, आपका जो ब्लॉग पोस्ट है, उसके अंदर कोई स्पॉन्सर्ड लिंक दे रहे हो आप, या फिर मान लो कि स्पॉन्सर्ड आर्टिकल लिख रहे हो, पूरा का पूरा एक स्पॉन्सर्ड आर्टिकल लिख रहे हो। मान लो कि जैसे कि एक कैमरा है, आप उस कैमरा को प्रमोट कर रहे हो, है ना, अपने आर्टिकल में। ठीक है, अब उस कैमरा को आपको प्रमोट करने के दो रीजन हो सकते हैं। एक तो ये है कि आप उसका एफिलिएट कर रहे होंगे, या फिर आप उसका स्पॉन्सरशिप, आपने किसी ने आपको स्पॉन्सर किया होगा, मतलब आपको पैसे दिए होंगे उस आर्टिकल को लिखने के लिए। तो आपको लोगों को बताना है, आपके यूजर्स को आपको बताना है कि ये एक स्पॉन्सर्ड आर्टिकल है। ठीक है, मुझे इस आर्टिकल को लिखने के पैसे मिले हैं। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। इससे क्या होता है
कि आपको जो अर्निंग होनी है वो तो आपको होगी, लेकिन मतलब मान लो कि अगर आप मुझे किसी ने कोई कैमरा दिया और बोला कि इस पर एक आर्टिकल लिखना है, तो मैं वो पैसा लूंगा और वो आर्टिकल उनको लिखूंगा और लास्ट में उस आर्टिकल के लास्ट में लिख दूंगा कि ये जो आर्टिकल है ये स्पॉन्सर्ड है, ताकि जो मेरे यूजर्स जो मेरे ब्लॉग पर उस कैमरा के बारे में पढ़ रहे हैं उन्हें ये पता चल जाए कि ये आर्टिकल लिखने के लिए मुझे पैसे मिले हैं। तो हो सकता है मैं यहां पर उस कैमरा के बारे में सारी अच्छी अच्छी बातें लिख दूंगा, है ना। एक आध कोई खराब बात अगर होगी उस कैमरे की तो मैं मिस कर जाऊंगा। तो ये चीज मेरे यूजर को पता होना चाहिए कि इस बंदे को पैसे मिले इस आर्टिकल को लिखने के लिए, और हो सकता है इस बंदे ने कोई खराब बात मिस कर दी होगी। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने मिस किया है, लेकिन मैं लिखूंगा कि स्पॉन्सर्ड में अक्सर लोग क्या करते हैं कि पैसा लेकर कभी खराब नहीं बोलेंगे उस प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छा ही बोलेंगे। तो ये बात सबको पता होता है कि कोई खराब चीज बताने वाला नहीं, तो वो यूजर्स को पता होना चाहिए। ठीक है, सिंपल इतना ही हमें रखना। और एफिलिएट के केस में तो आप नहीं भी करो तो चलता है, लेकिन अगर आप करते हो तो अच्छी बात है। ठीक है, जो ट्रांसपेरेंसी रहती है ना वो बनी रहती है। तो ये 10 मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करने हैं, इसको फॉलो करो। और पहला मिस्टेक जो मैंने किया था कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने उसके बारे में अच्छे से रिसर्च नहीं किया, अच्छे से मैंने उसके लर्निंग का जो प्रोसेस था, जो स्टेप था मेरा लर्निंग का, उसको मैंने स्किप कर दिया था। हालांकि मैंने अपनी इस गलती को सुधारा था। नेक्स्ट ब्लॉग जब मैंने अपना अगला ब्लॉग स्टार्ट किया था, मुझे लगा कि इस ब्लॉग को कोई मतलब नहीं है, बहुत सारी गलतियां हो गई थी, रेस्पॉन्सिव नहीं था। मेन तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि रेस्पॉन्सिव नहीं था। मैंने अपने ब्लॉग को बंद कर दिया। फिर मैंने अगला ब्लॉग बनाया और अगले ब्लॉग में मुझे सक्सेस मिला, मुझे एडसेंस अप्रूवल मिला, और उसके बाद से लेके आज तक मैंने पूरे 26 ब्लॉग बनाए, इवेंट ब्लॉगिंग भी की है। ठीक है, सब कुछ किया है मैंने, और मुझे हर ब्लॉग में सक्सेस मिला है। हर ब्लॉग में मुझे जो है एडसेंस अप्रूवल भी मिला है। और एडसेंस अप्रूवल का तो ऐसा रहता है कि अगर हमें एक एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है ना एक आईडी पे, तो उसके बाद हम जितने भी ब्लॉग बनाएंगे उन सब पे आपको एडसेंस अप्रूवल मिल ही जाता है। ठीक है, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती जितना हमने फर्स्ट टाइम मेहनत की है। फर्स्ट टाइम एक आईडी पर अगर आपने एक वेबसाइट को मोनेटाइज कर दिया ना, तो उसी आईडी पर आप जितने चाहे उतने वेबसाइट को आराम से मोनेटाइज कर सकते हो। लेकिन पहला जो करते हैं ना उसमें बहुत मेहनत लगती है। पहला एडसेंस अप्रूवल लेना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप चाहे सब कुछ सही कर लो ना, तब भी कोई ना कोई गलती निकल आती है और एडसेंस अप्रूवल नहीं हो पाता है। तो ऐसे में जनरेट प्रेस थीम जो है एक बहुत ही कमाल की थीम है, जिसमें आपको 101% एडसेंस अप्रूवल जो है देखने को मिलेगा, अगर आप सारी चीजें बिल्कुल सही करते हो। जो मैंने आपको बताया, अगर इन सब चीजों का फॉलो करोगे तो आपको 100% एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। और वेब होस्टिंग का लिंक, जनरल प्रेस का लिंक और एफिलिएट बूस्टर थीम और प्लगइन का डिस्काउंट लिंक, तीनों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा। आप डायरेक्टली जाके वहां से परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।